अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी शकील चौधरी साहब, जो कि जर्नलिस्ट है। आप सब जानते हैं शकील चौधरी साहब को, उनके चैनल पे भी उनको देखा करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। Thank you for having me. एंड सर, वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज आप इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जी, एस आपको मालूम है एससीओ की मीटिंग होने जा रही है, that's right. That's right. जिसमें बिल्कुल। और सर, इसमें मेरे तो खैर फेवरेट हैं ही डॉक्टर जयशंकर, और बहुत से पाकिस्तानी उनको एज अ फॉरेन मिनिस्टर बहुत उनके काम को सराहते हैं। क्या जी, कहेंगे आप आजकल यहाँ पर एससीओ की मीटिंग को आप किस तरह से देखते हैं और कितनी सक्सेसफुल हो पाएगी? मैंने कहा जी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग यहाँ होने जा रही है तो मुझे भी यहाँ होना चाहिए। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमें जो है अगर यहाँ पे कोई लोग ना आए गैर मुल्कों से तो फिर भी हमारे लिए मसला होता है, अगर आ जाएं तो फिर भी मसला होता है। अब आप देखिए कि 3 दिन की छुट्टी हमें करनी पड़ रही है रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों शहरों में। तो क्या बाकी मुल्कों में भी ऐसे होता है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो तो जनाब आपका पूरा मुल्क नहीं तो कम से कम कैपिटल और उसके साथ जो है जो शहर है वो भी बंद हो जाए? तो हमारी जो इकानमी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज़ की इजाज़त देती है कि हम इस तरह छुट्टियां करें। तो और फिर ये देखिए कि जो लोग आ रहे हैं, ईरान के सदर मसलन नहीं आ रहे। वो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, इसलिए कि वो अभी अभी सदर बने हैं और उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर की भी ज़रूरत होगी। एंड इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम कि आप दूसरे जो लीडर्स हैं उनके साथ साहब सलामत करें, उनके साथ ताल्लुकात पैदा करें। और इस वक्त ईरान को ज़रूरत भी है, जैसे अब ख़तरा इस ख़तरे का इजहार किया जा रहा है कि इसराइल किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकता है। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि ईरान के सदर क्यों नहीं आ रहे। सर, या तो उनको ये लग रहा होगा कि बाकी वर्ल्ड की तरफ से उन्हें कोई खास सपोर्ट नहीं मिलेगी, इसलिए कि काफी लोग, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, वो एक तरह से इसराइल का ही साथ दे रहे हैं। और इस वजह से भी शायद, या फिर कुछ और रीजंस इसी से रिलेटेड हो सकते हैं कि क्योंकि वहां पर टेंशन है उनकी कंट्री में। नहीं, उसमें उसमें देखिए ना, इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें आपको बड़े अच्छे मौके मिलते हैं कि आप दूसरे मुल्कों तक पैगामात भेज सकते हैं। इसराइल तक भी वो पैगाम इस तरह से भेज सकते थे, अमेरिका तक भेज सकते थे इनडायरेक्टली किसी और वास्ते से। और कहा यह जाता है कि ईरान के जो सदर हैं वो कोई फंडामेंटलिस्ट नहीं हैं बहुत सारे लीडरों की तरह। ही इज़ क्वाइट ओपन माइंडेड पर्सन और रिलेटिवली स्पीकिंग। और वो शायद ये इस तरह की टेंशन नहीं चाहते थे, लेकिन ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि जिसमें सदर के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते नहीं हैं। तो असल पावर जो होती है वो सुप्रीम लीडर के पास होती है। तो इन हालात में थोड़ी सी उनकी मेरे ख्याल है मनूवरबिलिटी बढ़ सकती थी अगर वो यहाँ पे आते। लेकिन सर, एससीओ की मीटिंग से पहले पीटीआई का एहतजाज का कहना कि हम प्रोटेस्ट के लिए डी चौक जाएंगे 15 अक्टूबर को, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें बड़े अरसे बाद भारत की तरफ से भी डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं और सब इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि शायद कुछ मुलाकात वगैरह होगी लीडर्स के बीच में, तो कुछ टेंशन कम होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की। जी जी, ये तो तवक्को की जा रही थी, लेकिन जयशंकर साहब ने क्लियर कर दिया है कि उनकी कोई बायलैटरल मीटिंग जो है वो पाकिस्तान के किसी ऑफिसर के साथ, ऑफिशियल के साथ नहीं होगी। तो अगर मुलाकात होती मेरा ख्याल है अच्छा होता। और उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। आपको याद होगा कि 2016 में ग़ालिबन राजनाथ सिंह जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, अब वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो आए थे इस्लामाबाद। और चौधरी निसार ने बहुत शैबीली ट्रीट किया था उनको। और मेरे ख्याल में वो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनके साथ। अगर आप अच्छे ताल्लुकात रखना चाह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर को कोई मैसेज देना चाह रहे थे, इंडियन पब्लिक को कोई मैसेज देना चाह रहे थे, तो वो आपका सलूक बड़ा अच्छा होना चाहिए था। तो इस तरह से जब कोई गैर मुल्क से मेहमान आता है तो उसके साथ अगर आप बदतमीज़ी करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा जयशंकर साहब को प्रॉपरली ट्रीट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर। तो उसी से कोई रास्ता खुल सकता है और आप कोई मैसेज दे सकते हैं। चाहे आपकी मुलाकात ना भी हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अनकहे भी कही जाती हैं। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि वो कोई अच्छा इनिशिएटिव लेके आएँ और हमारी तरफ से भी कोई अच्छा इनिशिएटिव हो। कम से कम वीज़ों का मसला जो है उसमें कोई रिलैक्सेशन हो जाए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की कुछ गुंजाइश निकल आए। यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो आपस में कुछ तबादला ख्यालात करना शुरू कर दें, कोई फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे आना शुरू करें या शॉर्ट टर्म विजिट पे आना शुरू कर दें।
पहले कॉन्फ्रेंसेस होती थी यहाँ पे, काफ़ी इंडियन स्कॉलर्स आते थे, हमारे स्कॉलर्स इंडिया जाते थे। तो कुछ इस तरह का ही सिलसिला शुरू हो जाए तो अच्छी अच्छी बात होगी। लेकिन सर हम इसमें सीरियस तो दिखाई नहीं देते। अगर हमें वाकई में सब कुछ करना होता तो क्या हम जाकिर नाइक जैसे को यहाँ पे बुलाते हैं स्टेट गेस्ट के तौर पे? या जाकिर नाइक साहब का इस स्टेज पे बुलाया जाना बड़ा बड़ा दिलचस्प है। उनका मतलब शायद ये हो हमारी स्टेट का कि ये जो इमरान खान वाला मसला है ना, इससे तवज्जो हटाई जाए। तो उसमें वो बड़ी हद तक कामयाब रहे। एक सोशल मीडिया में इधर उधर हर जगह पे जाकिर नाइक का जिक्र हो रहा है, और इमरान खान का उतना जिक्र सोशल मीडिया पे शायद नहीं हो रहा। तो उसमें मेरा ख्याल है कि अगर ये हमारी हुक्मरान और पीटीआई दोनों अक्लमंदी का मुजाहरा करें तो कोई ना कोई हल निकल सकता है। अब जैसे पीटीआई ने कहा जी हमारी मुलाकात करा दें इमरान खान से, हम एहतजाज नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है इसको ऑफ़र को सीरियसली लेना चाहिए, ताकि इस्लामाबाद और पिंडी में आपको रास्ते सारे बंद ना करने पड़े। इमरान खान से मुलाकात करवा दें, क्या हर्ज है उसमें। और सियासी मसाइल को जो है ना सियासी तरीके से ही हल करना चाहिए, उसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं समझना चाहिए। हमारी अनफॉर्चुनेटली ये सोच रही है कि हम हर चीज़ को ताकत के ज़रिए दबाने की कोशिश करते हैं। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इमरान खान, लेकिन आफ्टर ऑल ही इज़ अ पॉलिटिशियन, उसको आप पॉलिटिकल तरीक़ों से ही शिकस्त दे सकते हैं या उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन सर एक कंट्रोवर्शियल फिगर को सिर्फ इसलिए बुला लेना जिसको कि भारत में पसंद नहीं किया जाता, जब एक तरफ हम भारत से बात करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम जाकिर नाइक को बुला लेते हैं। अगर यही हमारा एक तरीका रह गया टेंशन इमरान खान से डाइवर्ट कराने का, तो इसका तो मतलब है कि फिर हम दोस्ती ही कर लें फिर वो इमरान खान से, गवर्नमेंट। नहीं, वो जो है ना उसमें देखिए कि जाकिर नाइक साहब वो तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुए हैं। उनका जो विजिट है, एक आज से 2 महीने पहले अगर आप सर्वे करते हैं कि कितने लोग जाकिर नाइक साहब के एडमायरर्स हैं, तो अब अगर सर्वे करें तो उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी होगी। उस वक्त अगर 20% होंगे तो अब शायद 4% 5% से ज़्यादा ना हो। तो सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा हूँ इतने ज़्यादा लोग जो हैं, जो न्यूट्रल लोग भी थे, वो भी अब जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, और उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि जाकिर नाइक साहब के आइडियाज़ कितने एक्सट्रीम हैं और कितना पुअर रिस्पांस होता है उनका। वो अपने क्वेश्चनर को दबाने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि समझाने की कोशिश करें। तो शायद यही फ़र्क है जो एक स्कॉलर में और एक डिबेटर में होता है। स्कॉलर जो है वो दूसरे का नुक्ता नज़र समझने की कोशिश करता है, अपना नुक्ता नज़र दूसरे को समझाने की कोशिश करता है, और उसमें एरोगेंस नहीं होती। तो जाकिर नाइक साहब के जो जवाबात होते हैं उनमें काफ़ी एरोगेंस आपको नज़र आती है, और वो जो कहते हैं ना मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, वो वाली अप्रोच होती है। स्कॉलर वाली डेप्थ जो है ना वो उनमें नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो सर पाकिस्तान हिंदुस्तान से बात करना चाह रहा है, हम चाह रहे हैं ट्रेड भी ओपन हो जाए, कई तरह की चीजें हम चाहते हैं कि भारत के साथ करें, लेकिन साथ साथ ऐसे लोगों को भी बुलाते हैं जिन्हें भारत पसंद नहीं करता, जो भागे हुए केसेस चल रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों ना करें कि जब डॉक्टर जयशंकर वापस जाए तो उनके साथ जाकिर नाइक को भी बिठा दें, अगर वो साथ ना बैठे सर लगेज में डाल दें उनको, मतलब वादा कर दें। हाँ, सर ऑप्शन तो जाकिर होनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन देखिए जाकिर नाइक साहब ने इंडिया की कितनी तारीफ की है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि मेरा 1000 किलो का वज़न था जो वो लगेज ला रहे थे, और ये मुझे हैरत हुई, बहुत से लोगों को और भी हुई, कि 1000 किलो का लगेज लेके आप कहाँ जा रहे थे? कोई मरीख पे जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? कौन सा शरीफ आदमी 1000 किलो के लगेज के साथ सफ़र करता है? और पीआईए पे चढ़ाई कर रहे थे। पता ये चला कि वो तो पीआईए से आए नहीं, कतर से आए हैं, कतर एयरवेज से। तो ये जो है, लेकिन और सर फिर माफी मांगी उन्होंने पीआईए से, जी, उन्होंने तो माफी मांगी है पीआईए से। अगर वो पीआईए से आए नहीं तो पीआईए पर इल्जाम क्यों लगा रहे थे और माफी क्यों मांगी है? वो पीआईए से नहीं आए, उनके कुछ मसाहिबीन जो थे वो पीआईए से आए। उनकी ड्यूटी लगाई कि आप लगेज लेके जाएं, तो खुद ये कतर एयरवेज से आए। कतर एयरवेज जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल, शायद ज़्यादा सेफ एयरलाइन है पीआईए के निस्बत, इसलिए जाकिर साहब ने उनका इंतखाब किया। तो बहरहाल मेरा तो ख्याल है कि काफ़ी एक्सपोज हुए वो, और वो ख़ुद भी बड़े मायूस हुए। वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान बहुत ही एक इस्लामिक माशरा होगा, उनके विद इन कोटेशन मार्क्स जिस तरह का इमेज इस्लाम का उनका है। तो सबसे पहले तो जो है यहाँ पे वो यतीम खाने में जहाँ गए, वो उसने उनको बहुत एक्सपोज किया, और उनके कुछ सपोर्टर्स जो है ना वो आर्ग्यूमेंट ये दे रहे थे कि ये कहानी बिल्कुल बिला जवाज़ है, बग़ैर बेसिस के है। उनकी असल में मसरूफियात ऐसी थी कि उनके पास इतना वक्त नहीं था, जितना वक्त उनके पास था वो उस यतीम खाने को दे चुके थे, उसके बाद कहीं और मसरूफियत थी।
और ये उन्होंने नहीं बताया कि कौन सी ऐसी बड़ी मसरूफियत थी कि वो 10-12 मिनट 15 मिनट वो शील्ड्स नहीं दे सके। तो बाद में उन्होंने खुद भी इकरार कर लिया कि वो तो बच्चियां थीं, वो तो मेरे लिए नामहरम थीं, 13-14 साल की 15 साल की बच्चियां थी। तो उससे फिर अंदाज़ा होता है ना कि इनका जो इमेज है, इनका जो तसव्वुर इस्लाम है, फ़हम इस्लाम है, वो कितना नैरो है। यानी इस फ़हम इस्लाम पे तो मौलाना मौदूदी जैसा बंदा भी पूरा नहीं उतरता। आपको पता है कि मौलाना मौदूदी के घर में एक मर्द बावर्ची था, और कुछ जो मौलवी थे उन्होंने एतराज़ किया कि आपने देखें इतनी बड़ी किताब लिखी है पर्दा के मौजू पे, और आपके घर में एक मेल बावर्ची है। वो उनकी बेगम साहबा आपको पता जहेज में लाई थी, शी वॉज फ्रॉम अ रिच फैमिली। सही। तो उस पे मौदूदी साहब ने कहा अच्छा फिर मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा जी आप खातून बावर्ची रख लें। उन्होंने कहा देखो वो बावर्ची जो है मेल अगर मेरी बीवी के लिए नामहरम है तो खातून बावर्ची मेरे लिए नामहरम होगी। तो उन्होंने इनकार कर दिया था उसको हटाने से। इसी तरह से आपको पता है आलम इस्लाम की, इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो इस्लामिक तंजीम है, सबसे मशहूर, वो है मुस्लिम ब्रदरहुड ऑफ इजिप्ट। उनकी एक खातून लीडर थी ज़ैनब अल गज़ाली। वो जब जनरल ज़िया के ज़माने में यहाँ आई तो उन्होंने जनरल ज़िया से हाथ मिलाया था, और वो तस्वीर सारे अखबारात में छपी। यानी इतनी बड़ी बड़ी इस्लामिक पर्सनैलिटीज़ भी इस इस्लाम पे अमल नहीं कर सकती, तो आम लोगों का क्या होगा। मेरे भी फेसबुक पे ना दो दोस्तों ने लिखा कि जी वी इंडोर्स जाकिर नाइक्स व्यू। तो मैंने उनसे फिर यही गुजारिश की, मैंने लिखा, मैंने कहा जी आपका हक है, जिसको चाहें इंडोर्स करें, लेकिन उस पर थोड़ा आपने हाँ। जहाँ से आपकी अच्छा बात रह गई जी। ठीक है, बस इसको एडिट आउट कर दीजिएगा। जी सर। जी मेरी फेसबुक पे भी दो दोस्तों ने लिखा कि जी हम जाकिर नाइक साहब के आइडियाज़ को इंडोर्स करते हैं। तो उनसे मैंने कहा जी आपका हक है इंडोर्स करें, लेकिन गौर कर लिया करें कि उस बंदे के ख्यालात क्या हैं, उस पर तनकीदी जायज़ा ज़रूर ले लिया करें, शायद ये आपके लिए मुफीद हो। और इस तरह के जो ख्यालात हैं उस कितने काबिल अमल हैं आज के दौर में, इस पर सिर्फ जायज़ा ले लें, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी करें। तो अब देखिए एक उनका बयान था, ग़ालिबन वो पहले का है, कि अगर 112 साल का बंदा हो तो मेरी बेटी अगर 13 साल की है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा उसकी शादी उससे करने पे, अगर वो बंदा वो यानी राइट वर्चुअस है, यानी नेक है, परहेजगार है, और मेरी बेटी को जन्नत ले जा सकता है। यानी जन्नत के साथ ऑब्सेशन देखिए कि उसकी ज़िंदगी आप जहन्नम बना दें, उससे दादा की उम्र, उसके दादा की उम्र से भी बड़े बंदे से उसकी शादी करवा दें, उस पर उनको कोई एतराज़ नहीं है। और ये देखिए कि खामखा की कंट्रोवर्सी करने वाली ये बात है। भाई क्या ज़रूरत है आपको इस तरह की बातें करने की। तो बहरहाल उनको शायद मज़ा आता है इस तरह की बातें करके, कंट्रोवर्शियल होने में भी तो मशहूरी हो जाती है ना आपकी। तो बिल्कुल सर, ये लाहौर में है और लाहौर में सुना गया है कि इन्होंने अपनी मजीद सिक्योरिटी बढ़ाने का कहा है, इनको सिक्योरिटी ज्यादा दी जा रही है। तो इनको ये भी तो पता होना चाहिए कि जिंदा रह के जन्नत में नहीं जा सकते। जन्नत में तो तभी जाएंगे ना, जो इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से जन्नत जाना ज्यादा आसान है बनिस्बत अमेरिका से। ये स्टेटमेंट भी इनकी आई है। तो पाकिस्तान जी में जी, तो सर मारा उन्होंने जा ये रहा भी है। कहा हुआ है जी, वो ये हाँ, भी कहते हैं कि मेरी दुआ है कि मुझे शहादत की मौत मिले। तो और आमीन। ये भी उनका पक्का ईमान है कि ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। तो फिर वो सिक्योरिटी बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या ख़तरा उनको दरपेश है? किसने उनको धमकी दे दी है? क्या हो गया है ऐसा कि जिसकी वजह से उनको सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत पेश आ रही है? तो इसकी वजाहत उनको करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो जिस तरह से चाइनीज इंजीनियर्स और चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं, कराची में अभी रिसेंटली आपने देखा कि किस तरह से एयरपोर्ट पे मारा गया। तो हमारे लोग जो हैं वो आखिर उन तक खबर कैसे पहुंचा देते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, कि ये कौन सी फ्लाइट से आएंगे। हजारों फ्लाइट्स एक दिन में आती हैं, किसी को ये पता लग जाना कि कौन सी फ्लाइट से चाइनीज आएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो अंदर ही है। जी जी बिल्कुल, इनसाइड इंफॉर्मेशन के बगैर जो है आप इस तरह की कोई वारदात कर नहीं सकते। और आप देखिए कि इस इंजीनियरिंग वाला जो ये जो अटैक है इंजीनियर्स पे, उसके अलावा भी एक कोल माइंस थी वहाँ पे, कोल माइन के जो वर्कर्स हैं 20 के करीब, और वो कहा जा रहा है कि पश्तून हैं, जिनमें से 2-3 अफ़गानी भी थे। उनको रात के अंधेरे में जो है इकट्ठा करके जो उनको गोली मार दी गई। इससे पहले जो है आपको पता है पंजाबी मज़दूरों को गोली मारी गई। तो ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट बात है, और हमें ये समझना चाहिए कि इस तरह के जो मसाइल हैं ना, ये सियासी मसाइल हैं, इनको सियासी तरीके से ही हल किया जाना चाहिए।
हमने अनफॉर्चुनेटली तारीख से कुछ नहीं सीखा। एयर मार्शल असगर खान ने तो पूरी इस पे किताब लिख दी थी कि वी हैव लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। तो ईस्ट पाकिस्तान का हुआ वाक़या हुआ, उसके बाद हमने वही चीज़ें जो हैं, वही पॉलिसीज़ बलूचिस्तान में आज़माना शुरू कर दी, और वहाँ पे आपको पता है कि बगावत हुई थी 70s में। उसके बाद भी जो सियासी मसाइल थे, उनको हमने कभी कोशिश नहीं की सियासी तरीके से हल करने की। और ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब से मैंने खुद ये वाक़या सुना, वो प्राइम मिनिस्टर थे और वो कहते हैं कि जब ये नया-नया मसला उठा तो मैं प्रेज़िडेंट मुशर्रफ के पास गया और मैंने उनको आपकी आवाज़ हल्की आ रही है, आपकी आवाज़ जी। जो है वो हाँ, जमाली साहब ये कहते हैं जी कि मैं जनरल मुशर्रफ के पास गया और मैंने उनको कहा कि आप जो है ना 1 मिनट का फ़ोन कर दें अगर मुफ्ती साहब को, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ही विल बी इन इस्लामाबाद टुमारो। तो मुशर्रफ ने आगे से कहा कि उसको कहो कि वो मुझे फ़ोन करे। तो उस पे जमाली साहब ने कहा, सर मैं उसको 40 साल से जानता हूँ, वो आपको फ़ोन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेंगे तो वो पॉजिटिवली आपको रिस्पॉन्ड करेगा, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देगा और हम इस मसले को 1-2 दिन में हल कर लेंगे। तो मुशर्रफ साहब ने इनकार कर दिया फ़ोन कॉल करने से। कैन यू इमेजिन? यानी हमारा कोई नालायक से नालायक भी वज़ीर आज़म होता, सिविलियन होता, सदर होता, तो वो कहता यार एक फ़ोन से अगर मसला हल होता है तो मैं 10 फ़ोन कर देता हूँ। बिल्कुल। ये जो एरोगेंस है, और उन्होंने कहा था कि इन बलोचों को ऐसी चीज़ आके हिट करेगी कि इनको पता भी नहीं चलेगा। तो एक प्रेसिडेंट का रोल ये नहीं होता कि लोगों को आप इस तरह से एंटेगनाइज करें। आपका तो फादर फिगर का रोल होता है। आप सबको साथ ले जाने की बात करते हैं, उनकी ग्रीवेंसेस को सुनने की बात करते हैं, उनको उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो जो है नरम दिली, वो नहीं है, और हम अपने ही लोगों को इस तरह से एंटेगनाइज करते हैं। इसी तरह से बंगालियों को एंटेगनाइज हमने किया था, उनकी हमने इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं रखा, उनको घटिया समझा अपने से, और नतीजा आपके सामने है। लेकिन सर हमने तो अभी रिसेंटली भी देखा कि इस वक्त की गवर्नमेंट ने भी डॉक्टर मारंग बलूच को जिस तरह से एयरपोर्ट पे रोका गया, उनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए। इसका मतलब है कि वही जैसे आप बात कर रहे थे कि हमने हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा, हम फिर वही हरकतें कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल इसी तरह की बात है। आप उससे पहले देखिए ना, मोहम्मद कदीर को लम्स ने बुलाया था, वहाँ पे एक सेमिनार था, एंड ही वाज नॉट द ओनली स्पीकर, और लोग भी थे, और लम्स पे इतना प्रेशर डाला गया कि जनाब इस सेमिनार को आप कैंसिल करें। भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा ये डिमांड करते हैं कि भाई हमारा नुक्ता नज़र भी वहाँ आना चाहिए। आप कहते हैं ये हमारा बंदा है, ये वहाँ पे जाके हमारा नुक्ता नज़र देगा, दैट इज़ फेयर इनफ। आप अपने, ताकि वो सेमिनार वन साइडेड ना हो। लेकिन अगर आप ये कहते हैं जी सेमिनार होना ही नहीं चाहिए, तो भाई फिर यूनिवर्सिटियों का क्या मकसद है? यूनिवर्सिटियों का मकसद वो इंडोक्ट्रिनेशन और ब्रेन वॉशिंग तो नहीं होता। इंडोक्ट्रिनेशन तो आप स्कूल में कर लेते हैं, काफ़ी है वो। यूनिवर्सिटियां तो जो है ना, वो तो दे आर सपोज टू बी बेस्टियंस ऑफ फ्री स्पीच। मैं वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ता था, तो वहाँ पे एक दफ़ा मैंने देखा, एक अनाउंसमेंट थी, शुड स्कॉटलैंड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, लेट्स डिबेट। यानी इस हद तक आज़ादी होती है कि एक आपके मुल्क का हिस्सा है, एक सूबा है, कि क्या उसको यूके का हिस्सा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मतलब आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर आपको यकीन है कि दूसरे बंदे के आर्ग्यूमेंट्स बड़े वीक हैं, कमज़ोर आर्ग्यूमेंट्स हैं या बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो आप उनको काउंटर कर लें। साइलेंस क्यों करना चाह रहे हैं? उनको खामोश क्यों करवाना चाह रहे हैं? उनका मुकाबला करें, इंटेलेक्चुअली उनको आप डिफीट दें। वो तो कर नहीं पा रही ना सर, इन्हें शायद अपनी कमजोरी का पता ही होगा। लेकिन सर साथ साथ ये भी है कि सऊदीज आए पाकिस्तान में, 130 के करीब सऊदीज आए, उससे पहले 30 आए थे जो उन्होंने कहा था 30 बिलियन लगाएंगे, अब 130 आए हैं, 2 बिलियन की बात हुई है। कुछ आएगा आता हुआ लग रहा है, कुछ इकोनॉमी को संभाल पाएंगे, या यही होता रहेगा कि बार बार आईएमएफ के पास जा रहे हैं? जी, अच्छा है अगर कोई इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो एग्रीमेंट थे वो एमओयूज थे, यानी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ नॉट द सेम थिंग एज अ सॉलिड एग्रीमेंट अनफॉर्चुनेटली। तो उम्मीद करनी चाहिए, लेट्स होप कि कोई बेहतरी आ जाए, और ये जो मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इनको सीरियसली लिया जाए दोनों फरीकों की तरफ से। तो पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए, पेसिमिज्म नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमिज्म अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपको लेने पड़ते हैं। वो कहते हैं ना, होप इज़ नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। तो उसके साथ साथ अमली इकदाम आपको करने होंगे।
आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसका एक तनकीदी जायज़ा लेना होगा, एक पैराडाइम शिफ्ट की उसको ज़रूरत है, और एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, तो उससे फ़ायदा उठाएं। इंडिया के साथ एक नए बाब का आप वो करें, इजाफा करें, नया चैप्टर खोलें, तो उम्मीद है कि बेहतर हो जाएंगे। सर इनका मूड लग रहा है आपको, स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का कोई मूड लग रहा है आपको कि वो भारत के साथ टर्म्स को ठीक करने के लिए? ये तो अगर ऐसा जरा भी इनका होता तो ये भला जाकिर नाइक को क्यों बुलाते? जी, ये बड़ा अच्छा। इमरान खान के लिए तो सर बहुत लोग हैं दुनिया में जिन्हें बुलाया जा सकता था इमरान खान से अटेंशन डाइवर्ट के लिए तो। नहीं, मसलन किसको बुलाते फिर, अगर अटेंशन ही डाइवर्ट करना था? किसी साइंसदान को बुला लेते तो उसकी अवामी अपील नहीं होती ना। और मेरा ख्याल है ये भी बैकफायर कर गया जाकिर नाइक भी ना। तो उम्मीद मुझे थोड़ी सी इसलिए होती है कि हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं ये कोलीग रहे जनरल बाजवा के, तो बाजवा साहब को समझ थी इस चीज़ की कि हमारी इकानमी जो है ना वो कलेप्स करने जा रही है, तो हमें इंडिया के साथ कुछ नेगोशिएट करना होगा, कुछ हल निकालना होगा। और उन्होंने किया भी था, हामिद मीर ने जैसे डिस्क्लोज किया है, लेकिन उसको जो है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने नाकाम बना दिया। तो हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर को भी इस चीज़ का ख्याल हो, लेकिन असल में तो चीज़ ये है ना कि हमारी पब्लिक ओपिनियन जो है उसको भी तो एजुकेट करने की ज़रूरत है ना, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इमरान खान अगर अक्लमंदी का मुजाहरा करते ना तो उस वक्त इनकार करने के बजाय ये कह देते कि हम 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए मीडिया को खोलते हैं, उस पर एक ओपन डिबेट करते हैं, फिर देखते हैं 3 महीने बाद क्या पब्लिक ओपिनियन है। सर्वे करवा लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से कि भाई लोग क्या चाह रहे हैं इंडिया के हवाले से। तो उन्होंने जो है ना फ्लैट इनकार कर दिया, और शाह महमूद कुरैशी ने उनको समझाया कि भाई लोग हमें गद्दार कहेंगे, लोग हमें वोट नहीं देंगे, तो इसलिए जो है उन्होंने इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो थी एक ज़ाय कर दी। बिल्कुल ऐसा ही, हालांकि सर पाकिस्तान में वोट की कितनी अहमियत है ये तो सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट्स कैसे बनती हैं, तो इसलिए इमरान खान को परेशान नहीं होना चाहिए था। अगर उनको लाना होता लोगों ने तो उन्हीं को लाते, चाहे जो मर्जी वोट दें। अभी सब भी तो देखे ना, मैंडेट इमरान खान का है लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो ये चीज नहीं, तो अब दुनिया को समझ आ गई है। जी जी, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इनको खतरा था ना कि खास तौर पे जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं, जमात इस्लामी जैसी, तहरीक लब्बैक, वो ना कोई गड़बड़ कर दें। तो उनके लिए बेहतर यही है कि आप एक ओपन डिबेट करें, उनको बुलाएं, जमात इस्लामी को भी बुलाएं। मैंने भी फरीद पराचा का इंटरव्यू किया था, और उनके पास भी कोई कोई अच्छे जवाब नहीं थे कश्मीर पे। उन्होंने भी कोई होमवर्क नहीं कर रखा हुआ, वो भी बस जज्बाती नारे हैं और वो लगाते जाते हैं। अब जैसे आप देखिए ये फ़लस्तीन पे 7 अक्टूबर पिछले साल जमात इस्लामी के अमीर थे उस वक्त सिराजुल हक, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जनाब हमारे मुजाहिदीन ने, हमास ने इसराइल की कमर तोड़ दी है, अब वो कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। ये तो लेवल है उनकी अंडरस्टैंडिंग का। तो उनको बुलाएं टीवी पे, उनसे भी क्वेश्चन करें कि भाई आप क्या चाहते हैं, इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए। और जमात इस्लामी हिंद जो है, यानी इंडिया की जो जमात इस्लामी है, उनके लीडर्स को भी बुला लें, ऑनलाइन ले लें, उनसे पूछ लें उनका क्या नुक्ता नज़र है। जमात इस्लामी जो है पाकिस्तान वाली, ये इतनी हॉस्टाइल क्यों है इंडिया के बारे में? जमात इस्लामी हिंद क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं कश्मीर की मिलिटेंसी की सपोर्ट करती? ये क्यों करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन बहरहाल इन चीजों के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और इनका कोई ना कोई हल जो है वो निकलना चाहिए, ताकि जी हर बिल्कुल, तरफ अमन हो। जी। एग्जैक्टली exactly। फ्री डिबेट जो है, डेमोक्रेसी में तो फ्री डिबेट ही होती है ना। तो अगर आप डिबेट नहीं करना चाहते तो फिर क्या चाहते हैं? तो अगर आपको खौफ नहीं है, आप समझते हैं आपके पास अच्छे दलाइल हैं, तो फिर लेट देयर बी ओपन डिबेट, फ्री सर डिबेट। खौफ का तो सर ये हाल है कि इन्होंने सोशल मीडिया बैन कर रखा है, वो वीपीएन के बगैर नहीं चलता, इंटरनेट की जो स्पीड है वो कम कर रखी है। खौफजदा तो इस वक्त के हुक्मरान और स्टैब्लिशमेंट दिखाई दे रही है। जी, खौफ तो किसी चीज़ का इलाज नहीं है, उनको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, और जिस चीज़ का खौफ है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। इमरान खान के साथ भी निगोशिएट करना पड़ेगा। और इमरान खान की मैं समझता हूँ ये गलती है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा था कि भाई आप अपने पाँव पे अब खड़े हो जाएं, हमने जितना आपको सपोर्ट करना था कर दिया, तो उस पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि थैंक यू वेरी मच, हम सियासतदान अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ेंगे। इतनी सिंपल सी बात थी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो जानवर होता है जो न्यूट्रल होता है, ये तो अल्लाह ने आपको इजाज़त नहीं दी। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है फिर, ऐसा है तो अल्लाह ने ऐसा तो ही सही। बहुत सी चीजों की इजाजत नहीं दी जो मुसलमान करते हैं, तो वो सो एक यार, चीज और सही। नहीं मतलब उन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी ना, असल में उनको यकीन नहीं था कि मैं इतना इतना पॉपुलर हूँ।
ही थॉट एंड राइटली सो कि ही हैड लॉस्ट हिज पॉपुलैरिटी। ये तो जो उनको गवर्नमेंट खत्म की गई उसने समहाउ उल्टा मैजिक कर दिया और वो अचानक इतने कामयाब इतने पॉपुलर हो गए, उनको भी यकीन नहीं होगा कि इतने लोग मेरे लिए निकलेंगे। जो पहला जी प्रोटेस्ट उन्होंने किया था खुद मेरे लिए बड़ा हैरान कौन था कि मैं नहीं समझ रहा था कि इतने लोग निकलेंगे। बहरहाल वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। वो कहते हैं ना, वो कुब्बे नु लत पई ते ओदा कुब ठीक हो गया। सो ऐसा ही लगता है सर, और इनको मेरे ख्याल है 2-3 लातें और पड़नी चाहिए ताकि ये बिल्कुल से सीधे हो जाए। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है सर आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।